जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसका हम रोज जो है अध्ययन करते हैं। तो आप भी इसे पढ़िए और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चैनल में अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कह रहा है, जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। और ये बात सत्य है मेरे प्रिय साथियों। अगर आपका लक्ष्य आपको पूरी तरह से स्पष्ट है, आपके माइंडसेट में क्लियर है, तो आपको किसी का कोई भी नहीं भटका सकता उस रास्ते पे जाने के लिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली जेनजी विधायक कौन बनी है, ठीक है। तो बिहार चुनाव में इतिहास रच दिया है मैथिली ठाकुर ने, और ये बहुत शानदार गायिका है ना। इनका एक गाना है जो अधिकतर सुनते रहते होंगे, आएगिरी नंदिनी नंदित वेदिनी। बहुत ही शानदार गाती है, एक बार सुनिएगा। बहुत सुरीली आवाज है। इंडियन आइडल में गई थी ये। इंडियन आइडल में जो है इनको मौका नहीं मिला, फिर इन्होंने खुद से अपना चैनल बनाया, खुद से प्रैक्टिस की, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस इन्होंने दिए और आज पूरे विश्व भर में इनका नाम है मैथिली ठाकुर, और वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी है, ठीक है, मैथिली ठाकुर। अब आ जाते हैं हम महायान बौद्ध धर्म में। महायान बौद्ध धर्म जो महायान शाखा है ना, उसमें बेसिकली मूर्ति पूजा की जाती है। और हीनयान जो रहता है, एक है महायान और एक है हीनयान। तो हीनयान शाखा में जो है आपका गौतम बुद्ध जी को एक महापुरुष माना गया है, ठीक, क्लियर हो गया। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इनका नाम है पद्मपाणि। पद्मपाणि के नाम से भी गौतम बुद्ध जी को नाम को जाना जाता है, बोधिसत्व और पद्मपाणि, ठीक है। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है और इन्हें बहुत ही ज्यादा समर्पित इनके प्रति बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो आप ये ऐसा समझ सकते हैं, पद्मपाणि, क्लियर। चलिए, गवर्नर्स अवार्ड 2025 हॉलीवुड का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। निरंतर अत्यधिक वर्षों से हॉलीवुड में अपनी छवि स्थापित करने के साथ साथ बहुत सारी मूवीज देने के लिए और उन मूवी का वर्ल्ड वाइड जो है कैसा रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो गवर्नर्स अवार्ड 2025 में प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर से किस हॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? मिशन इम्पॉसिबल देखे होंगे आप, नहीं देखे हैं? कभी देखना समय निकाल के। तो टॉम क्रूज। अब ये जो ऑनरेरी ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, गवर्नर्स अवार्ड जो है, इसे ऑनरेरी ऑस्कर इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है। टॉम क्रूज को दिया गया है। गवर्नर्स अवार्ड 2025 के नाम से इसे दिया जाता है, लेकिन संबोधित किया जाता है ऑनरेरी ऑस्कर के नाम से। अब समझ में आना चाहिए कि ये किन लोगों को दिया जाता है? जिन्होंने फिल्मों में आजीवन महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वैश्विक सिनेमा को नई दिशा दी है ना, तो इन्हें जो है ऑनरेरी ऑस्कर का अवार्ड दिया जाता है।
टॉम क्रूज की बात करें हम तो ये लगभग 63 उम्र इनकी हो गई है और बहुत ही शानदार एक्टर हैं ये हॉलीवुड के। ठीक, चलिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 या 25 या 25 के नाम से इसे जाना जाता है, भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, है ना, इसके बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर चालू किया जा रहा है। कहाँ चालू किया जा रहा है? तो ये मेरे प्रिय साथियों फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा, हर 2 साल में इसे कराया जाता है। 2011 से चालू हुआ है, 8वां संस्करण है ये पता होना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के कुल 240 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ हमारे भारतीय पक्ष के नेतृत्व करता रहेंगे सिख रेजिमेंट जो है अजेय वॉरियर्स 2025 का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे भारत में, जो कि एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है भारत और यूके मींस यूनाइटेड किंगडम के बीच में। क्लियर हुआ? चले आगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? विच वर्ड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी एक बहु प्रख्यात डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारे शब्दकोश मिलते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स मिलते हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है वो शब्द का नाम है पैरासोशल। पता है आपको पैरासोशल का मतलब क्या होता है? पैरासोशल का मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन या किसी इन्फ्लुएंसिंग बॉडी को हम उनसे बिना मिले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करके ही उनके पक्ष में ही जो है हम हमेशा खड़े रहें, उनके साथ भावनात्मक रूप से बने रहें। जैसे कि कई लोग को देखिएगा कि किसी को मिथुन चक्रवर्ती बहुत पसंद है, तो वो मिथुन चक्रवर्ती से कभी मिला नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बाल रख लिया, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कपड़ा पहन लिया। ठीक है, जैसे कि किसी को अक्षय कुमार पसंद है तो अक्षय कुमार जैसे जो है वो ड्रेसिंग सेंस रखने लग गया, उसके जैसे एक्टिविटी करने लग गया। किसी को मोदी जी पसंद है ना, किसी बड़े बुजुर्ग को मोदी जी पसंद आ गए। अब मोदी जी पसंद आ गए तो मोदी जी का जो ड्रेस है वैसे ही ड्रेसिंग सेंस उन्होंने अपना लिया, वैसे ही दाढ़ी रख ली। ठीक है, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग अपना दाढ़ी बढ़ा लिए थे, बाल बढ़ा लिए थे, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसे ही कहा जाता है पैरा सोशल। ठीक है, तो इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। देख सकते हैं आप, सीधा सीधा लिखाया हुआ है, पैरासोशल ऐसे रिश्ते को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या डिजिटल कैरेक्टर से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है जबकि दोनों के बीच असली जीवन में कोई संपर्क नहीं होता। समझ रहे हो? इसे ही कहा जाता है पैरासोशल। ठीक है, अब ये पैरासोशल जो शब्द है ना, इसको सबसे पहले 1956 में, दिख रहा है आपको, 1956 में हार्टन और वोहल नाम के व्यक्तियों ने दिया था पैरासोशल। क्लियर हुआ? चले आगे। चलो, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में जारी की गई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की नवीनतम रैंकिंग क्या है?
व्हाट इज द इंडियाज लेटेस्ट रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 का सूचकांक जारी किया गया है। COP30 का सम्मेलन ब्राजील में किया गया है, उसमें क्या रैंकिंग आया है? तो रैंकिंग गिर गया है नीचे बाबू लोग, याद रखना। पहले हमारा जो जलवायु परिवर्तन का रैंकिंग था वो 13 था। हम लोग जो है बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ चल रहे थे, बहुत ही सुसज्जित रूप से हम उच्च प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? 2026 के आंकड़े के अनुसार भारत सीधा आ गया 23वें स्थान पर। ठीक है, मध्यम प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत आ गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में 13 स्थान गिर गया है नीचे। बहुत ही दयनीय स्थिति है। आयोजन हो रहा था COP30 का। आयोजन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत किया गया। बेलेम ब्राजील में हुआ, 10 से 21 नवंबर हुआ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन, वित्त और जलवायु न्याय के लिए आगे बढ़ने का कार्य करता है ये संस्थान। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब पहला, दूसरा और तीसरा अभी क्लियर नहीं किया है कि कौन पहले, दूसरे और तीसरे पायदान के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें समझना है सबसे उच्च रैंकिंग है डेनमार्क की, 4th पोजीशन में है। ठीक है, और सऊदी अरब जो है वो सबसे नीचे आता है 11.9 अंक के साथ। डेनमार्क 80.52 अंक के साथ चौथे स्थान पे है और सऊदी अरब सबसे नीचे स्थान पे है। ठीक है, भारत का स्कोर है 61.31 61.31 अंक के साथ 13 पायदान नीचे गिर गया है। जलवायु परिवर्तन में बहुत ज्यादा बेहतर भूमिका निभानी पड़ेगी और भारत जो है विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है, वृक्षारोपण हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर नेतागिरी के लिए ज्यादा होता है। क्षमा चाहूंगा, बस मैं बताना चाह रहा था कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस के अकाउंट में जो है वृक्षारोपण दिखाई देता है, लेकिन वो वृक्षों का किस प्रकार से संरक्षण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ये मायने रखता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान का ये अंबाजी संगमरमर 1200 साल पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। मतलब ये जो आपका फैक्ट्री है कंटिन्यू जो है आपका 1200 साल से चलते हुए आ रहा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला, ऐसे नक्शे में देखे होगे। नक्शा दिखा दो। नक्शा यहां नहीं है, कोई बात नहीं, इससे फर्क पड़ता है क्या, हम नक्शा बना लेंगे। इधर आइए आप। ओके, ये हमारा भारत है, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और इस प्रकार से गुजरात बन गया। यहां पर आपको मिलेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहीं पर आपको मिलेगा क्या, तो मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला में ही मिलेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गुरु शिखर यहाँ मिलेगा, है ना, 1722 मीटर का अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी, है ना। तो उसका जो जैन मंदिर है ना, उसका भी निर्माण जो है यही अंबाजी मार्बल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि वैसा GI टैग से क्या फर्क पड़ता है, तो GI टैग से ये फर्क पड़ेगा कि अब इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। ठीक है, चलो। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात के यूनेस्को विरासत स्थल है। रानी की वाव एक गुफा है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है। धौलावीरा है। लोथल है। यहाँ पर बहुत सारे स्थान है भाई गुजरात में।
चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को इस मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो 18 नवंबर 1945 में प्राकृतिक चिकित्सा का जो पूरा अध्यक्ष, आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता बापू आदरणीय सम्माननीय महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो उनके याद पे मनाया जाता है। श्रीकांत बोल्ला एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही अच्छे उद्यमी हैं, जिनको रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस में, जो कि फ्रांस में स्थित है, वहां आयोजित किया जा रहा है द्विवार्षिक द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में। ओके, चले आगे। गोवा का साइबर सेल जो है वो बताता है कि 100% प्रतिक्रिया देने वाला, साइबर धोखाधड़ी में 100% धोखाधड़ी करने वाला राज्य बन चुका हूं मैं, या बन चुका है गोवा। सुनापुर और पुरी, ये दो जो समुद्री बीच हैं, इनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग उन बीचों को दिया जाता है जो कि सफाई, सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूलन, इन सभी मापों को अपने पास रखता है। तो सबसे सुरक्षित सुनापुर और पूरी गोल्डन बीच याद रखिएगा। वो पूरी बस लिखाया हुआ, उसको गोल्डन कर लीजिएगा, है ना। पूरी में बहुत सारे बीच है, पूरी बीच कई बीच को कहा जाता है, तो पूरी गोल्डन बीच याद रखेंगे। ओके, चलो। माहे नाम का एक पनडुब्बी बनाया गया है, युद्धपोत बनाया गया है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत बनाया गया, सॉरी, जो कि आपका तैनात किया जाएगा हमारे सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और डीआरडीओ, ये दोनों जो है कोलैब कर लिए हैं, दोनों ने समझौता कर लिया है और भारत की रक्षा प्रतिरक्षा के लिए कार्य करेंगे। सोनाली एस जीत अयंगर जी को ललित कला संग्रहालय विज्ञान और कला संरक्षण के क्षेत्र में अटल शास्त्र मॉर्केनोमी एंड इनोवेना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। शाहरुख बाय डेन्यूब नाम का प्रीमियम कॉमर्शियल टावर बनाया जा रहा है दुबई में, जो कि लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और इसमें जो सबसे मिनिमम ऑफिस की जो कॉस्टिंग होगी, उस परिसर में जो सबसे छोटा ऑफिस होगा वो 4 करोड़ का है, लगभग 450 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोला था पढ़ाते पढ़ाते कि लेना होगा तो ले लेना। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में। ये प्रमुख गुफाएं हैं जिनकी नाम लिखाई हुई है, आपको इसका आंसर देना है। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।